नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर बात होती है उन मुद्दों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है, और उन खबरों पर मौका होता है कि आप सीधे जुड़ सकते हैं। उन मुद्दों से जुड़े हुए चंद सवालात हम एक्स पर आपसे पूछते हैं और उन सवालों के जवाब और उनके नतीजे परिणाम आप देखते हैं आपके अपने विशेष कार्यक्रम जनमत में। तो चलिए सबसे पहले अब जनमत में जरा जल्दी से नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। तो आइए देखिए वो खबरें जिनसे बाखबर होने की जरूरत है। तो सबसे पहले जंग या साजिश, रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया, अब बारी रूस की है और ऐसे में ये युद्ध कब थमेगा? सवाल ये है कि आखिर ये जंग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी इंटरनेशनल साजिश चल रही है। उठाएंगे आज इस रहस्य से भी पर्दा, करेंगे इस पर विस्तार से बात, लेकिन साथ ही साथ बात होगी हिटलर दीदी की भी। वो हिटलर दीदी जिनके राज्य में अगर आप न्याय चाहते हैं, न्याय मांगने के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो न्याय तो नहीं मिलता भैया, लेकिन मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ लाठियां। डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज जबरदस्त आक्रोश बंगाल में नजर आया। कोलकाता की सड़कों पर यह आक्रोश था, लेकिन इस आक्रोश के बीच ममता की मौन और ममता के मौन के बीच ममता की पुलिस की लाठियां। हिटलर दीदी की ये तानाशाही क्या कहती है, विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे बरेली की, वो बरेली जहां पर अभी ज्यादा दिन नहीं बीते मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। कुछ ऐसे ही हालात यहां बरेली में हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर मुसलमानों के आतंक से परेशान होकर हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। और ये पलायन जो हो रहा है इस पर तमाम उन लोगों ने मौन साधना कर रखी है जो स्यूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करते हैं। विस्तार से बताएंगे इस कहानी को भी आपको, लेकिन साथ ही साथ आपको राजनीति की दुनिया में झारखंड लिए चलेंगे। झारखंड जो कि इस बार चुनावी साल है, झारखंड के लिए बेहद खास राज्य है चुनाव के लिहाज से। और इसी चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी का दामन थाम ही लेना है। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। चंपई जो टाइगर ऑफ कोल्हान के नाम से जाने जाते हैं, उनका बीजेपी में शामिल होना झारखंड के चुनाव के लिहाज से कितना बड़ा ट्विस्ट साबित होगा, इस पर करेंगे हम विस्तार से बात। साथ ही साथ बात हम एनसी और कांग्रेस के गठजोड़ की भी करने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव है और महाराष्ट्र में ये जो चुनाव के बीच का गठजोड़ है, ये गठजोड़ अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ नजर आता है। ये गठजोड़ क्या कहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर भी होगी विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले चलिए खबरों में, सबसे पहले अब ये वो खबरें थी जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है, और इसलिए सबसे पहले अब आपको लिए चलते हैं उस युद्ध की खबर की तरफ जिसने दुनिया भर के लोगों के पेशानी पर बल ला दिया है। रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है और ऐसे में रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए कहा जा रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई चिंता खड़ी करती हैं, चिंता का सबब बनती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग तेज होती जा रही है। आपको याद होगा कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर से ड्रोन हमला शुरू कर दिया है। इससे पहले याद हो आपको कि यूक्रेन की ही सेना की ओर से भी रूस पे एक बड़ा ड्रोन अटैक किया गया था, और ये हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। इस हमले की तुलना 9/11 हमले से की जा रही थी, क्योंकि रूस के सेरातेव में एक इमारत से ड्रोन टकराया और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो तस्वीर बिल्कुल 9/11 से मिलती हुई नजर आ रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, चर्चाएं भी खूब हुई, लेकिन बारी अब रूस की थी। रूस ने बदला लेना शुरू किया। रूस ने ताबड़तोड़ एक्शन दिखाते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी ड्रोन अटैक किया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि ये जो अटैक और री अटैक का सिलसिला शुरू हुआ है, ये सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है? क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश काम कर रही है? क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस युद्ध में अपना फायदा देख रहे हैं और ये फायदा दुनिया को, विश्व युद्ध के मुहाने तक तो नहीं ले जाएगा? आइए सब कुछ जानने समझने की कोशिश करते हैं हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में।
रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष ने हाल के दिनों में एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। दोनों देशों के बीच हमले और पलटवार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे संघर्ष एक और बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। ये तनाव उस समय और बढ़ गया जब यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमला किया, जिसकी तुलना दुनिया ने 9/11 के आतंकवादी हमलों से की। इसके जवाब में रूस भी कहां शांत बैठने वाला था। रूस की ओर से आक्रामकता से जवाबी कार्रवाई की गई। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हवाई हमले शुरू कर दिए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी थी। मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान शांति और समझौते की अपील की और सभी पक्षों को संयम बरतने का आग्रह किया। लेकिन ये भी देखा गया कि उनकी यात्रा के तुरंत बाद रूस और यूक्रेन के बीच हमलों की घटनाएं और अधिक तेजी से बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के नेताओं के साथ मुलाकात में संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर जोर दिया, लेकिन उनके लौटते ही रूस ने अपनी सैन्य कार्रवाई को और कठोर बना दिया। हालांकि ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि मोदी के शांति संदेश को वह अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। रूस पर हुए ड्रोन हमले की तुलना 9/11 से करने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या ये कोई वैश्विक षड्यंत्र है। क्या रूस के खिलाफ इस हमले के पीछे कोई गहरी और संगठित योजना है, जिसे अभी तक दुनिया की नजरों से छुपाया गया है? क्या ये संभव है कि रूस पर हो रहे इन हमलों के पीछे कोई गहरी साजिश हो? क्या ये सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो 200 मिसाइलों से अटैक किया गया। ड्रोन अटैक लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर एक्शन रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच चर्चा आज वहीं की वहीं बनी हुई है कि आखिर ये युद्ध रुक क्यों नहीं रहा है। ये युद्ध रोकेगा कौन, और ये युद्ध क्या वाकई किसी की साजिश का एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है? क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग अब भी जारी है और ये कब तक जारी रहेगी, समय के गर्त में है। लेकिन इन सब के बीच इसीलिए हमने आज से आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा था। देखिए, हमने आपसे पोल में पूछा था कि क्या रूस और यूक्रेन जंग के पीछे कोई वैश्विक षड्यंत्र है? तो आप में से 80% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ये चाहती हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकना चाहिए। हालांकि 20% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और रूस और यूक्रेन के बाद अब आइए आपको पाकिस्तान की तरफ लिए चलते हैं। वो पाकिस्तान जो आतंकियों का गढ़ है, आतंकियों का पनाहगार है, लेकिन वही पाकिस्तान जहां पर अब आजादी की एक और अलग जल रही है। पाकिस्तान में चल रही ताजा उठापटक में बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है, जबकि पाकिस्तानी सेना ने केवल 14 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरौफ के तहत रविवार रात को बलूचिस्तान में 12 जगहों पर हमला किया। इनमें पाकिस्तानी सेना के कैंप और पुलिस चौकियों को निशाना बनाया गया। बीएलए ने कई हाईवे पर नाकेबंदी भी की। बीएलए का कहना है कि यह ऑपरेशन बलूचिस्तान की आजादी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके तहत 800 से ज्यादा लड़ाकों ने हिस्सा लिया है। बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच का कहना है कि उनकी फिदायीन लड़ाकों की मजीद ब्रिगेड ने 20 घंटे तक बेला शिविर पर कब्जा रखा, जहां 68 सैनिक मार गिराए गए और कईयों को तो जख्मी भी किया गया है। इस हमले में बीएलए के 7 फिदायीन भी मारे गए हैं, जिनमें से एक महिला महल बलूच भी शामिल थी। बीएलए का कहना है कि यह हमले बलूचिस्तान की आजादी की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दरअसल बलूचिस्तान के नागरिक पाकिस्तान की आजादी के समय से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते और उनका आरोप है कि पाकिस्तान में उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। अब यह आजादी की मांग किस कदर पाकिस्तान के सैनिकों के लिए अब आग बनकर निकल रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीएलए यह दावा कर रहा है कि 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया है, क्योंकि ये वो सैनिक हैं जिन्होंने बलूच लोगों के साथ बलूचिस्तान में आतंक का वो नंगा नाच किया है जिसकी कल्पना भी
नहीं की जा सकती है। बलूच लोगों को, बलूच महिलाओं को, कितने ऐसे बलोच हैं जो अब भी गायब हैं। उनको ढूंढने के लिए विश्व स्तर पर मोर्चा अभियान भी चला है, लेकिन यहाँ पर अब ये पूरी की पूरी जो आज़ादी की लड़ाई है वो नया मोड़ ले चुकी है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ठान लिया है कि पाकिस्तान की सेना को, सैनिकों को और पाकिस्तान की सरकार को सबक सिखाना है और अपनी आज़ादी लेकर ही रहनी है। और यही वजह है कि पूरी तरह से यह हमला हुआ जिसमें 130 सैनिक मारे गए हैं। और आइए अब आपको जरा कुछ ग्राफिक्स भी दिखाते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिर बीएलए की पूरी कहानी क्या है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, क्यों खास ये माना जाता है। तो देखिए, बलूचिस्तान आर्मी की अगर बात की जाए तो क्या है बलूच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका मानते हैं कि ये एक आतंकी संगठन है, जबकि बलोचों का ये कहना है कि दरअसल ये उनकी आज़ादी के लिए बनाया गया एक बड़ा संगठन है। आज़ादी के बाद से ही नए देश के लिए बलोच लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूचियों के साथ पाकिस्तान में जो हो रहा है वो दुनिया जानती है। बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ था, क्योंकि तब बलूचियों पर सबसे ज़्यादा आतंक किया जा रहा था पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से। तो बीएलए अलग देश की मांग के लिए पाकिस्तान में लगातार हमले कराता रहता है। अब करता, इसको आतंकी हमले, ये जो दुनिया भर के लोग हैं जो बलोचियों को आतंकी संगठन की करार देते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये वो बलोच हैं जो कि खुद पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना से, सरकार से त्रस्त रहे हैं और ऐसे में वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नए देश के लिए वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलोचियों के साथ पाकिस्तान में होने वाले भेदभाव को लेकर ये बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी जंग है, जिसका बड़ा खामियाजा इस बार पाकिस्तान की सेना ने भुगता है। 130 पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। तो पाकिस्तान को लेकर बलोच लगातार ये कह रहे हैं कि उनको अब आज़ादी चाहिए। बलूचिस्तान में तनाव है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कई ऐसे बलोच नेता थे जो गायब हुए हैं, उन कईयों की हत्या कर दी गई है। बलूच महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। लगातार आवाज बुलंद की जा रही है, यहां तक कि बलोचों की आवाज यूएन तक पहुंच चुकी है। भारत से एक उम्मीद रखते हैं ये बलोच, क्योंकि पाकिस्तान में अगर उनके हक की कोई बात करता है विश्व मंच पर, तो भारत ने हमेशा से बलोचियों का साथ दिया है। और ऐसे में अब एक बार फिर से बलोच ये चाहते हैं कि भारत इस मसले पे जरूर अपनी प्रतिक्रिया दे। हालांकि उन्होंने कहा है ये भी कि वो अपनी आज़ादी की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और ये जो हमला है इसे आतंकी हमला करार ना दिया जाए, बल्कि इसे उनकी आज़ादी के लिए किया गया हमला, आज़ादी लेने के लिए किया गया हमला माना जाए। अब बात आजादी की हो रही है तो अफगानिस्तान आपको लिए चलेंगे, जहां पर महिलाओं की आजादी, महिलाओं की स्वतंत्रता खतरे में लगातार बढ़ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा महिलाओं पर लगाए गए नए प्रतिबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता में डाल दिया है। हाल ही में तालिबान ने महिलाओं को घर से बाहर बोलने पर पूरी तरह से रोक लगाने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर उनके शरीर और उनके चेहरे को मोटे कपड़े से ढकने का आदेश जारी किया है। तालिबान के अनुसार महिलाओं की आवाज से पुरुषों का मन भटक सकता है और इसी कारण से महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बोलने से बचने की हिदायत दी गई है। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला द्वारा मंजूर किए गए इस कानून को हलाल और हराम की 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें महिलाओं के घर में गाने या तेज आवाज में पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा तालिबान ने पुरुषों पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे कि घर से बाहर निकलते समय घुटनों तक अपने शरीर को ढकना और किसी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर खींचने पर पूरी तरह से पाबंदी है।
संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने भी इन नए कानूनों की कड़ी निंदा की है, जिन्हें मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए आलोचना की जा रही है। महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके मौलिक अधिकारों पर इस तरह की सख्ती उनके मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करती है। तालिबान के शासन के तहत महिलाओं को पहले ही नौकरी और शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया और अब सार्वजनिक जीवन में भी उन्हें कठोर नियमों के तहत रखा जा रहा है। 5 अगस्त 2021 सत्ता में लौटने के बाद से ही तालिबान ने महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाए, जिनमें सरकारी नौकरियों से निकालना और शिक्षा पर पाबंदी शामिल है। अफगानिस्तान में महिलाएं अब सिर्फ 6ठी कक्षा तक ही पढ़ाई कर सकती हैं और इस तरह के कदम मानवाधिकारों के खिलाफ हैं, समाज में समानता और स्वतंत्रता की भावना को कुचलते हुए नजर आते हैं। और आइए जनमत में अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। वो पश्चिम बंगाल जो बीते 18 दिनों से सुलग रहा है। सुलग इसलिए भी रहा है क्योंकि इसी बंगाल में वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बंगाल की बेटी के साथ एक ऐसा अन्याय हुआ जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। पूरा देश डॉक्टर बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहा है। बंगाल की सड़कें, खासतौर से कोलकाता की सड़कों में आज आक्रोश देखने को मिला, उबाल देखने को मिला, गुस्सा और रोष देखने को मिला, क्योंकि प्रदर्शनकारी न्याय की गुहार लगा रहे थे। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जो ये बताती हैं कि इंसाफ की लड़ाई किस कदर नया मोड़ लेती जा रही है। पुलिस की निर्ममता आज सामने उस वक्त आई जब प्रदर्शनकारी अपनी साथी के लिए, ये वो डॉक्टर हैं, ये वो छात्र हैं जो अपनी साथी के साथ हुए जघन्य अपराध पर न्याय की मांग कर रहे थे। ये मांग कर रहे थे कि दोषियों को, ममता बनर्जी बचाइए मत, बल्कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए साथ आकर खड़े हो जाइए। और यही वजह थी कि आज ये प्रदर्शन ना बनना मोर्चा के नाम से किया जा रहा था। ना बनना दरअसल वो बिल्डिंग है जिसमें सचिवालय है, सेक्रेटरीट है और ममता बनर्जी का दफ्तर भी है। वहां तक ये लोग प्रदर्शन करना चाहते थे, आंदोलनकारी वहां जाना चाहते थे, लेकिन उनके पहुंचते ही वो हुआ जो ममता की पुलिस पहले भी करती आई है। ममता की निर्मम पुलिस ने इन छात्रों पर लाठियां बांधी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज की गई, रॉड्स तक से भी पीटा गया। लेकिन सवाल यह है कि ये आखिर कौन सा राज है जहां पर न्याय मांगने पर पुलिस की लाठियां मिलती हैं, जहां पर न्याय मांगने पर ममता बनर्जी जो इस देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, उनकी मौन साधना नजर आती है। आखिर ये क्या हो रहा है? ये तस्वीरें हम आपके सामने आप रख रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरें, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए लोग और पुलिस की निर्ममता। हालांकि यहाँ पर आप एक तस्वीर अगर देखें, आप जरा इस तस्वीर को ध्यान से आपने देखा कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसमें अगर छात्र थे तो ये छात्र का ये कौन थे, जिसमें से एक बुजुर्ग थे जो कि भारत में जो भारत का झंडा लेकर वहां पहुंचे हुए थे। तो यहाँ पर बता दें आप लोगों को कि दरअसल ये छात्र अब देश भर का, ये जो आंदोलन है वो देश का आंदोलन बन चुका है। देश भर से लोग इस डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर। दरअसल इस लोकतंत्र को बचाने के लिए यहां पहुंचे हुए थे। लेकिन ममता बनर्जी के राज में लोकतंत्र और संविधान का दम तो भरा जाता है, लेकिन उसी लोकतंत्र और संविधान को किस तरह से हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है, आज उसकी तस्वीरें नजर आई हैं। 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे, क्योंकि ममता बनर्जी की काल में ही ये सब कुछ हुआ है। ममता बनर्जी आखिर दोषियों को क्यों बचाना चाहती हैं, वो दोषियों के साथ क्यों खड़ी हैं, इसे लेकर ही इन छात्रों में आक्रोश था, उबाल था। लेकिन ये उबाल किस तरह से आज राजनीति की भेंट चढ़ा, निर्मम पुलिस की लाठियों की भेंट चढ़ा, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और ऐसे में आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल हमने आपसे पूछा कि क्या न्याय के लिए आज जो लाठीचार्ज हुआ वो सही है?
तो आप में से 90% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल न्याय के लिए लाठीचार्ज करना कतई भी सही नहीं है, कतई सही नहीं है। 10% लोग हालांकि इससे सहमत नहीं है, और ये जो 10% लोग हैं, ये इनका कहना था कि ये वो लोग थे जो राजनीति से प्रेरित थे। अब पूछना चाहिए उनसे कि ये जो छात्र हैं, जो बीते 18 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, जो आक्रोश दिखा रहे हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये वो छात्र हैं, ये वो साथी हैं जो दुखी हैं अपनी एक दोस्त के, अपने एक साथी के चले जाने से, उसके साथ हुए उस जघन्य अपराध से, जो आगे किसी के साथ ना हो। इसलिए जरूरी है कि एक बड़ी तस्वीर, एक बृहद तस्वीर, एक बड़े न्याय की तस्वीर सामने आए। ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग ये छात्र लगातार कर रहे थे। अब कल का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम आगे की खबर की तरफ बढ़े उससे पहले आपको एक अपडेट भी दे देते हैं कि अब कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। आज छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आज की तस्वीर दुनिया ने देखी, देश ने देखी। कल क्या होता है इस पर भी नजर बनी रहेगी। बात नजर की है तो कुछ लोगों की नजरों पर धर्मनिरपेक्षता की चादर पूरी तरह से पड़ चुकी है। धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़े सालों से सो रहे ये लोग दरअसल आते हैं हिंदू समुदाय से ही। हम उन हिंदुओं की अब बात कर रहे हैं जिन्हें सेक्युलरिज्म के नाम पर दूसरे देशों में दूसरे धर्मों का दर्द तो महसूस होता है, लेकिन वामपंथ के नशे में चूर इन अपने ही देश में सालों से प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं की पीड़ा दिखाई नहीं देती है। अब हिंदुस्तान में हिंदुओं के इसी वैचारिक बिखराव का कारण है कि आज देश में जहां भी मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, वहां से हिंदू भगाए जा रहे हैं। केरल, कश्मीर, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई, जहां हिंदुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडराया, जहां इलाके में मुसलमानों के आतंक से परेशान होकर हिंदुओं ने अपने अपने घरों के बाहर तख्तियां लगा दी हैं कि ये घर बिकाऊ है। सामूहिक पलायन की घोषणा कर दी गई है। हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में मुसलमान ईद पर रोड पर बकरा काटते हैं, सड़क पर खिचड़ा बनाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। होली पर अगर उन पर जरा सा भी रंग पड़ जाता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है, और जिसके बारे में इलाके के हिंदू अनेकों बार पुलिस से शिकायत दर्ज कर चुके हैं। लेकिन बरेली के हिंदुओं का धैर्य अब जवाब दे गया है। उनके पड़ोस में किसी मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू से घर खरीदा, जिसके बाद अब लोग इसका विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सामूहिक पलायन की घोषणा कर दी है। पहले हिंदू पाकिस्तान से भागा, अफगानिस्तान और ईरान से भागा। हिंदुओं के देश से अनेकों मुस्लिम देश बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं की नींद नहीं खुली। परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर हिंदुओं को अपने ही देश में केरल, कश्मीर और बंगाल से भागना पड़ा। लेकिन ये बेहद अफसोस की बात है कि अतीत में मजहब के नाम पर हर क्षण सताए गए हिंदू आज भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बटे हुए हैं। आज बरेली जनपद में अपने हाथों में पलायन का पोस्टर लिए बेबस हिंदुओं की ये तस्वीर ये दिखाती है कि हिंदुओं ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा और आज भी हिंदुओं में एकता की भारी कमी है। क्योंकि अगर हिंदुओं में एकता होती तो आज न तो बरेली के हिंदुओं को पलायन की धमकी देते हुए उनके घरों के आगे पलायन के पोस्टर लगाए जाते, और न ही आज बरेली जनपद के बेबस हिंदू अपने पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए अपने हाथों में पोस्टर लिए प्रदर्शन करते। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज वैचारिक रूप से बटे हुए इन्हीं हिंदुओं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं की दयनीय स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। आज बरेली जनपद के हिंदुओं के इसी वैचारिक बिखराव का दंश झेल रहे हैं, जिन्होंने इलाके में मुसलमानों की मनमानियों से परेशान होकर अब सामूहिक पलायन का मन बना लिया है। ऐसे में सवाल ये है कि रोज धर्म के नाम पर प्रताड़ित होने वाले हिंदुओं की सोई चेतना कब जागेगी और आखिर कब तक हिंदू अपने ही देश में पलायन की मार झेलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सुदर्शन भी पहले से ही आपसे कहता रहा है कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है, जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश बटा है। और इसीलिए हमने जब आपसे आज सवाल पूछा कि क्या वाकई वैचारिक बिखराव है हिंदुओं के बंटवारे का कारण, तो आप में से 98% 98% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल ये वैचारिक बिखराव ही हिंदुओं के बंटवारे का महत्वपूर्ण कारण है। हालांकि 2% लोग इससे सहमत नजर। और आइए जर्मन पे अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो चुकी है, जहां प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करनी शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने पहले चरण में 16 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। सोमवार को बीजेपी ने पहले 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और बाद में दोपहर में एक और उम्मीदवार की घोषणा की। आज 30 और नए नाम शामिल हो चुके हैं। अब तक कुल 45 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों को बीजेपी साफ कर चुकी है। यानी जो पहले चरण के अब में आने वाले जो नाम हैं उनकी घोषणा बीजेपी द्वारा कर दी गई है। सूत्र ये कह रहे हैं कि बीजेपी के चुनावी मैदान में उतरने से पहले पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी चुनावी मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत करते हुए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की डील भी फाइनल कर ली है। अब हम आपको बताते हैं कि सीट शेयरिंग डील के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आइए जरा जल्दी से देखते हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो सीट शेयरिंग हुई है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तय किया गया है। 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मन बनाया हुआ है। 5 सीटों पर दोनों ही पार्टियां आमने सामने फ्रेंडली फाइट लड़ेंगी। अब देखिए आमने सामने है लेकिन फ्रेंडली फाइट में दोनों आमने सामने 5 सीटों पर नजर आएंगी। बेहद खास ये जो कहा जा रहा है ये सीट जो शेयरिंग की गई है उसमें बहुत सारी डील्स हैं। सोपोर, भद्रवाह, डोडा, नगरोटा, बनिहाल में दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये जो डील हुई है उसमें कुछ जो ऐसी सीट्स हैं जिसके बारे में अभी हम आपके सामने रख रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ एक सीट सहयोगी सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को भी दी गई है। यानी एक सीट पर सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी के कैंडिडेट यहां पर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा दोनों दलों के बीच 83 सीटों पर 83 सीट्स पर डील फाइनल हो चुकी है। ये जो गठबंधन हुआ है और ये जो सीट शेयरिंग हुई है इसे लेकर बहुत सारे राजनीतिक बयान तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से भी कि 90 में से 32 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। 90 में से 32 सीटों पर, और इसके साथ ही साथ कुछ जगहों पर 5 सीट्स पर फ्रेंडली फाइट होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। उमर अब्दुल्ला खुद भी चुनावी मैदान में फिर से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। 5 सीटों पर दोनों पार्टियां आमने सामने फ्रेंडली फाइट करती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर सीट शेयरिंग हो चुकी है और इस सीट शेयरिंग के बाद बहुत तरीके की बयानबाजी भी की जा रही है, बहुत सारे स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का नाम भी आ चुका है, गांधरबल से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन इन सबके बीच में सीट शेयरिंग के बाद अब जो बड़ी तस्वीर है वो तस्वीर इस पोल के सवाल में छिपी हुई है। हम इस पोल का सवाल आपके सामने रखें उससे पहले एक जानकारी आपको दे दें। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में एक महत्वपूर्ण बात शामिल की। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो फिर धारा 370 जो खत्म हुआ है उसे बहाल कर दिया जाएगा और जमाते इस्लाम पर जो बैन लगा है
उस बैन को हटा दिया जाएगा। और ये जो घोषणा की गई है, इस घोषणा पत्र में ये जो दो महत्वपूर्ण बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का उसके साथ गठबंधन बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। सवाल यही है कि क्या जम्मू कश्मीर अपने पुराने रूप में वापस आएगी। और इसीलिए अब आइए जरा पोल पर आ जाते हैं। इसीलिए हमने आज आपसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। पोल में हमने आपसे पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को क्या कश्मीर में अशांति पसंद है, क्योंकि 370 की बहाली के साथ ही आपने देखा था कि जब तक 370 का खात्मा नहीं हुआ था, आए दिन पत्थर चलते थे, आए दिन यहाँ पर स्थिति खराब होती थी। तो 90% लोग ये मान रहे हैं कि बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों को ही अशांति पसंद है। हालांकि 10% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। अब चलिए, जम्मू कश्मीर की बात तो हमने कर ली। एक और चुनावी राज्य है जहां पर बहुत जल्द चुनाव होंगे, झारखंड की हम बात कर रहे हैं। और झारखंड की राजनीति में नया ट्विस्ट आ गया है। इन दिनों बगावत का दौर यहां जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज चल रहे हैं। हालांकि अपनी नाराजगी को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया था पहले ही, और इसके बाद वो दिल्ली पहुंचे हुए थे। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात भी की, तस्वीरें भी सामने आई। और इसके बाद शर्मा ने जानकारी दी कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को पार्टी में यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। झारखंड की राजनीति की जानकारी रखने वाले ये कहते हैं कि सोरेन के बीजेपी में आने से आदिवासी वोटों में पार्टी की सेंध तो लगेगी, यानी जेएमएम पार्टी को इसका नुकसान होगा। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि खेमेबाजी, जो लोग कह रहे हैं कि खेमेबाजी बढ़ेगी, इससे उन्होंने बिल्कुल इनकार किया है। चंपई सोरेन के आने से बीजेपी के कई नेता अपने स्थान को लेकर चिंतित है। बाबूलाल मरांडी को लेकर बड़े यहाँ पर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन बीजेपी कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदर खाने बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और बीजेपी लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। यहाँ पर आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। चंपई सोरेन, जिन्हें कि टाइगर ऑफ कोल्हान कहा जाता है, और ये चंपई सोरेन दरअसल संथाल परगना से आते हैं। वो संथाली हैं जिनके वर्चस्व में 14 ऐसी सीटें हैं जिस पर आदिवासियों का अपना वर्चस्व है। और चंपई सोरेन यहां पर मुख्यतः अपना दबदबा रखते हैं। लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बहुत कुछ खास नहीं मिला था, और ऐसे में चंपई सोरेन के आने के बाद से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा चुनावी क्षेत्र है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में घूम जाएगा, क्योंकि चंपई सोरेन का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं 30 अगस्त को चंपई सोरेन, ये नया ट्विस्ट है। वो खुद क्या कहते हैं, आइए जरा उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। आपको लगता है कि नहीं अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हाँ, कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं। कल हम झारखंड जा रहे हैं। सर, आप जेएमएम ये कह रही है कि चंपई सोरेन अब एक्सपोज हो गए हैं, जिस तरह से उन्होंने मीटिंग की अमित शाह से, और वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कोई भी कुछ कहे, हमने बड़ा संघर्ष किया है। हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे, उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी नाराज हैं आपके बीजेपी में आने की बात से, दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, नाराज हैं आपके आने से। देखिए, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपको मालूम है कि बाबूलाल मरांडी नाराज है? हमको उस बारे में नहीं क्या, हम तो अभी हम किसका बोलेंगे, ये सब हमको कुछ बोलना नहीं है। चले, हमारा लड़का जो बाबूलाल सोरेन, वो बाद में बताएंगे। तो चंपई सोरेन
बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी में शामिल होते ही बीजेपी के लिए जो आने वाला चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी ये जो संथाल परगना का खास जो इलाका है, कोलान का जो इलाका है, वहां पर चंपई की एक पकड़ है और ये पकड़ ही बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी। और इसीलिए हमने आज आपसे बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। हमने आपसे पूछा कि क्या झारखंड की राजनीति में नया ट्विस्ट आने वाला है? तो आप में से 95% लोग, 95% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से झारखंड की राजनीति में नया ट्विस्ट आएगा। हालांकि 5% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए अब आगे चलते हैं, फरीदाबाद की बात करेंगे, जहां सेक्टर 21B में स्थित जीवा पब्लिक स्कूल में NIP 2020 के अनुरूप राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के गुणात्मक सुधारों के साथ ही साथ समग्र परिवर्तन की कल्पना भी की गई। इससे पूर्व NIOS और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयुक्त तत्वाधान में 10 अगस्त से 25 अगस्त तक 15 दिवसीय वेबिनार श्रृंखला के दौरान NCERT, CBSE, AICTJ के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों के विशेषज्ञों और विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने 26 सत्रों में NCFASE के अध्यायों पर सार्थक चर्चा की। इस वेबिनार श्रृंखला का समापन जीवा स्कूल के प्रांगण में किया गया, जिसकी अगुवाई जीवा स्कूल के अध्यक्ष ऋषिपाल चौहान ने की। हमारे साथ डॉक्टर अतुल कोठारी जी हैं, जो राष्ट्रीय सचिव है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में। सर, आज का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका क्या जो मूल उद्देश्य है? मूल उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे समय में प्रस्तुत हो गई है, लेकिन शिक्षा नीति का क्रियान्वित करने का मूल आधार होता है NCF, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। तो उस पाठ्यचर्या भी NCERT ने अभी प्रस्तुत कर दी है, लेकिन उस पाठ्यचर्या को समझना और उसको कैसे क्रियान्वित करना, ये बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। इस दृष्टि से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नेशनल ओपन स्कूल और जीवा पब्लिक स्कूल तीनों ने मिलकर हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है कि देश भर से इसमें आए लोग कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो आधारभूत अंग और पाठ्यचर्या जो नई बनी है उसके आधारभूत अंग है, उसका यहाँ अलग अलग सत्रों में प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन भी होगा। साथ साथ इस प्रकार की पाठ्यचर्या शिक्षा नीति को बहुत अच्छी तरह जो क्रियान्वित कर रहे, इम्प्लीमेंट कर रहे देश में जिस विद्यालय स्कूल में, ऐसे मॉडल्स विद्यालय स्कूल को भी यहाँ बुलाया हमने कि एक सैद्धांतिक चर्चा के बाद उनका प्रेजेंटेशन भी होगा कि ये सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं है, इम्प्लीमेंट हो चुका है कई। ऋषिपाल चौहान जी हमारे साथ हैं, जो इस स्कूल के अध्यक्ष हैं। सर, इस ऐसे कार्यक्रमों की जो रूपरेखा तय की गई है, क्या लगता है कि क्या इसका उद्देश्य है और भविष्य में इसकी कितनी आवश्यकता है? देखिए, मैं दिल्ली कहीं पर बैठा हुआ था और शिक्षा के बारे में बात हो रही थी, तो मैं स्कूल के बारे में बता रहा था, तो अनीता शर्मा जी जो हैं, जो शिक्षा संस्कृति उत्थान की सचिव हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने कहा कि आपने तो नई शिक्षा नीति को अपने स्कूल में लागू ही किया हुआ है, क्यों ना एक प्रोग्राम रखा जाए। तो फिर नेशनल ओपन स्कूल ने जो है इस पाठ्यक्रम को 10 अगस्त से 25 अगस्त तक वेबिनार दी पूरे देश में, और फिर ये बोला कि जो लोग ये देखना चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने स्कूल में कैसे लागू किया जाए, वो यहाँ पर आएँ। तो ये एक रोल मॉडल स्कूल है जीवा पब्लिक स्कूल, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किए हुए हैं, राइट। और हम चाहते हैं कि अब ये जीवा लर्निंग सिस्टम दूसरे स्कूलों में भी जाए। क्या लगता है कि इसके माध्यम से कितना जो आगे शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, कितना बड़ा बदलाव होने वाला है? देखिए, जैसे हमारे यहाँ बच्चे सुबह उठ करके माँ बाप के चरण स्पर्श करते हैं, नमस्ते करते हैं, सुबह शाम स्वाध्याय करते हैं, और जो अपनी गलती है उनको इम्प्रूव करते हैं, और पढ़ाई में भी अच्छे आते हैं, और उनको अपने बारे में ये मालूम है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, और दिनचर्या के नियम वो फॉलो करते हैं, और उनको फॉलो कर करके वो अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं। तो ऐसी शिक्षा पद्धति तो हर परिवार को चाहिए और हर घर में होनी चाहिए, हर स्कूल में लागू होनी चाहिए। मतलब शिक्षा के साथ साथ वो संस्कार भी बच्चों को मिले, जिससे बच्चे आज के समय में अछूते हो रहे हैं। तो शिक्षा संस्कार के लिए ही होती है।
अगर वो संस्कार नहीं है तो वो तो पशु के समान है ना। भाई आप 10 लाख रुपए रोज कमा रहे हो, लेकिन आप भाई बहन से मिलकर नहीं रह रहे, वाइफ से झगड़ा कर रहे हो, परिवार में पड़ोस में आप किसी के काम के नहीं है, तो पैसा आपके किस काम का है। तो संस्कार के बिगड़ तो शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। एक अच्छी पहल है, मतलब जो बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा देगी। हाँ जी, ये भारत में भारतीयता को स्थापित करने की पहल है। ये देश में तो महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा संस्कार के लिए होती है, और इसलिए जब संस्कार शिक्षा के साथ मिलते हैं तो जो देश का भविष्य होता है वो भी उज्जवल होता है। और आइए अब उस मॉनसून की बात कर लेते हैं जो इस बार राहत नहीं बल्कि आफत बनकर बरस रहा है। भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार। कमोवेश कई राज्यों में भारी बारिश के चलते कुछ ऐसे ही हालात हैं। नदियां उफान पर हैं, इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगहों पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, कई जगहों पर तो एसडीआरएफ की टीमें लगानी पड़ी है। साथ ही साथ लगातार रेस्क्यू जो अभियान है, निचले इलाके हैं वहां पर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अगले 2 दिनों की अगर बात की जाए तो गुजरात के लिए अगले 2 दिन बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि यहां पर ऑरेंज अलर्ट है और साफ तौर पर ये जो इलाके हैं गुजरात के, खासतौर से राजकोट, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, ये तमाम इलाके लगातार भारी बारिश से जूझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो भारी बारिश से भयानक नुकसान देखने को मिला है। दिल्ली और एनसीआर में भी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कुछ जगहों पर जलभराव की समस्या सामने आई है। देश के अन्य हिस्सों में भी स्थिति गंभीर है। प्रशासनिक एजेंसियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो बारिश की बूंदें जब बरसती हैं तो कहते हैं कि सुकून महसूस होता है, लेकिन इस बार बारिश की बूंदें सुकून लेकर नहीं आई हैं। ये वो भयानक मंजर लेकर आई हैं जहां पर घर बह गए, जहां पर सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, सागर के किनारे उफान पर तमाम जो इलाके हैं वो उफान की जद में आ गए हैं। और ऐसी परिस्थिति ये कह रही है कि हर बार अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले समय में प्रकृति हमें कितना बड़ा अभिशाप देने वाली है, इसका अंदाजा आज की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि प्रकृति का उपयोग कीजिए, उपभोग नहीं, क्योंकि जब प्रकृति नाराज होती है तो तस्वीरें ऐसी ही आती है।